यहाँ से आप ध्यान से अगर आप देखो तो ये मैंने आपका कंप्लीट एमएससी मैथ्स वालों का सिलेबस निकाला है, सेम ही है इसमें फ्लूइड का। तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे करना सिलेबस के बारे में डिस्कशन। थर्ड सेम के सब्जेक्ट्स में आपका ये 3rd नंबर पे सब्जेक्ट गिवन है सिलेबस में, अगर आप देखेंगे। यस, सबसे पहले तो ये देखो कि इस कोर्स के आउटकम्स क्या क्या, मतलब पढ़ने के बाद आपको क्या क्या वैल्यूएबल थिंग यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप फेमिलियर हो जाएंगे फ्लूइड फ्लो के मॉडल से। कॉन्टिन्यूम मॉडल होता है, ये कॉन्टिन्यूस फ्लो में काम करता है, जो फ्लूइड मूव करता है। तो उस फ्लो के बारे में आप जान पाएंगे कि फ्लूइड किस किस टाइप के हैं, ये भी आप देख पाएंगे। ठीक है, उनका जो फ्लो होगा, जो उनका मूवमेंट होगा, वो आइलर या लैग्रांजियन, कौन सा मोशन होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्लूइड के फ्लो के बारे में जान पाएंगे। इन शॉर्ट फर्स्ट सेक्शन से हमारा ये निकल के आ रहा है, फर्स्ट पार्ट से। ये फर्स्ट सेक्शन में ही आपका आ जाएगा उसका हाफ पार्ट। देन उसके सेकेंड हाफ में आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वॉटिसिटी इक्वेशन, प्रेशर इक्वेशन, ये थोड़ा सा सेकंड का भी पार्ट आ रहा है। ये सारी इक्वेशन जो आपके फ्लो से रिलेटेड होती हैं, मतलब उसमें प्रेशर किस तरीके से है, मोशंस जो आपका फ्लो है उसकी इक्वेशंस क्या निकल रही हैं, वॉटिसिटी इक्वेशन निकालेंगे, वॉटिसिटी पढ़ेंगे पहले तो है क्या, इससे फैमिलियर होंगे हम फर्स्ट सेक्शन में, तो आप ये सब जान पाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कैसे कैसे टर्म आ रही है, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। थर्ड में आपका कुछ स्टडी और अनस्टडी फ्लो के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। स्टडी और अनस्टडी फ्लो होता है आपका कि टाइम के विद रिस्पेक्ट कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ चेंज हो, तो उन दोनों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप पोटेंशियल फाइंड कर पाएंगे, स्ट्रीम फंक्शन, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। जो ये वाला पार्ट है ना आपका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल वाला, ये आपका नेक्स्ट सेम में यूज होने वाला है। नेक्स्ट सेमेस्टर आपका यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो ये फोर्थ सेक्शन जो आपका होगा ना, उसके बाद से आपका नेक्स्ट सेम का फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा इसी के एडवांस से। तो इनको अच्छे से आपने फोर्थ सेक्शन को याद रखना आगे तक। सोर्स, सिंक, डबलेट, इसमें हम पढ़ेंगे। ये सिमिलैरिटीज होती हैं फ्लूइड के अंदर, मतलब जहाँ पे फ्लूइड एक इरेगुलर सा बिहेवियर रखता है, ये वो सब है आपके पास, सोर्स, सिंक, डबलेट। जैसे कि आपने देखा होगा सिंक आपकी किचन सिंक की तरह ही है, जहाँ पे सारा फ्लूइड एक ही पॉइंट पे कंप्रेस हो रहा है, उसी तरीके से सिंक हो जाता है। सोर्स जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है, बाहर निकल के वो हो जाएगा। डबलेट इनका कॉम्बिनेशन होगा। तो ये सिमिलैरिटीज है जहाँ पे फ्लूइड एक अलग तरीके से बिहेव करता है, ये हम स्टडी करेंगे। तो यही सब आपका रहने वाला है। इन 5 या जो 4 सेक्शन से 5 पॉइंट आपको समझ आने वाले हैं। सबसे फर्स्ट सेक्शन में हमें करना क्या क्या वो मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। जो पहला क्वेश्चन है आपका वेलोसिटी, आइलर एंड लैग्रांजियन, यहाँ से हाफ क्वेश्चन, मतलब जो आपका टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना, उस 16 में से फर्स्ट 8 मार्क्स यहाँ तक आप कवर कर सकते हैं, 16 के 16। तो फर्स्ट 8 मार्क्स यहाँ तक बन जाते हैं आपके आइलर एंड लैग्रांजियन तक, और नेक्स्ट 8 मार्क्स आप यहाँ तक बना सकते हैं सर्कुलेशन तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन चाहे आप ये इतना पोर्शन करके बना लीजिए पहला, या फिर आप ये बाद वाला पोर्शन करके बना सकते हैं, कंप्लीट इससे भी हो जाएगा आपका। अब प्रॉब्लम ये है कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक्स तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले हम यहाँ तक करते हुए सर्कुलेशन तक, फिर इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था। मतलब उसमें क्या हुआ था, आपका जो आपके सीनियर्स थे उनमें ये वाली चीज़ बीच में मिक्स हो गई थी, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। क्योंकि उस टाइम पे पेपर जो एज यूजुअल बनाते आर द टीचर्स वैसे नहीं बने थे। आप भी जानते हैं लास्ट से लास्ट जो आपके थे एग्जाम्स आज से 1 साल पहले, तब कुछ पेपर्स बाहर से भी रेडी हुए थे। तो जहाँ तक ऑप्शनल रहता था वहाँ तक ना बन के आगे का भी क्वेश्चन आया था। लेकिन इसका यूज़ आगे भी है हमारा नेक्स्ट सेक्शन में, तो हम थोड़ा सा अपनी तरफ से फिर भी पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया ये चीज़, तो इस बार भी हम करेंगे इसको। जिसमें बाद वाला इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आप बाउंड्री सरफेस की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं बस, और कुछ आपको पढ़ने की इसमें नीड नहीं है। ठीक है, तो मेनली सर्कुलेशन तक हमने कंफर्म करना है, और फिर इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी जो है आपका, इसको हमें
सिर्फ एक बार ऊपर से रीडिंग लेनी है कि अगर बाय चांस आ जाए और आगे यूज होगा, इसलिए इक्वेशन याद होनी चाहिए, जो फाइनल आंसर आया वो हम करेंगे। ठीक है, और यहाँ से 2 मार्क्स के डेफिनेशन के लिए बाउंड्री सरफेस ओनली। देन मूव ऑन टू सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में अगर आप स्टार्टिंग का करते हैं प्रेशर से लेकर बर्नौली इक्वेशन तक तो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, या फिर आप इम्पल्सिव से लेकर यहाँ तक करते हैं तो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है फर्स्ट वाले से। फर्स्ट में कंफ्यूजिंग हो जाते हैं आप बहुत सारी इक्वेशंस निकाल के, तो फर्स्ट इसका पार्ट टफ रहता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ से तो ईजी है, केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम से लेकर यहाँ तक। तो इन केस वाली बात है, अगर आप बहुत ही लकी होंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट भी बन जाता है 80%। अदरवाइज आपको ये वाला टॉपिक और करना ही होता है, इम्पल्सिव मोशन वाला। ये दोनों में इंक्लूड हो जाता है, आगे भी और पीछे भी। तो इम्पल्सिव मोशन भी हम करेंगे, ठीक है, इम्पल्सिव मोशन भी करेंगे। तो सेकंड सेक्शन में आपको इम्पल्सिव मोशन से लेकर एंड तक करना है सारा। स्टार्टिंग से कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा तो जब हम इन थ्योरम को प्रूव कर रहे होंगे तो उसमें आपका आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट यूज होगा। ऐसे इक्वेशन ऑफ, बस हाँ यही वाला, सिर्फ इसी का रिजल्ट यूज होगा और कुछ यूज नहीं होगा। तो ये हम थोड़ा सा आपको बताएंगे आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, जस्ट फॉर यूजिंग दिस रिजल्ट इन कमिंग थ्योरम्स, जस्ट इसके लिए। देन कमिंग टुवर्ड्स थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन कन्फर्मली आपका यहीं तक कंप्लीट होता है, हम यही करेंगे, इससे ज़्यादा आगे कहीं नहीं जाना। ये श्योरिटी से 101% आपका इतने से ही कंप्लीट होगा। इसमें जो ये आगे वाले टॉपिक है सोर्स इन डबलेट के 3 डायमेंशन में, तो यहाँ पे तो हम ये नहीं करेंगे। फॉर 2 मार्क्स डेफिनेशन के लिए ये वाला 4th सेक्शन में कवर हो जाएगा। 4th सेक्शन हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे। इसके अंदर आपके सोर्स इन डबलेट आ जाएंगे 2 डायमेंशन वाले, वही वाली डेफिनेशन सेम आप 3 डायमेंशन में भी लिख पाएंगे, सेम डेफिनेशन। तो इसके अंदर 4th सेक्शन में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक करने वाले और क्वेश्चन 100% यहाँ से कंप्लीट होगा। और यहाँ से यहाँ तक वाले हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो ये वाली थ्योरम है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, मिलने सर्कल थ्योरम एंड ब्लासिस थ्योरम। ये 2 थ्योरम आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं जिससे आपका आगे जाके भी नेक्स्ट सेमेस्टर में काम होना ही होना है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम ये वाला पार्ट इसीलिए कर रहे हैं सिर्फ ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका बेस बना रहे, सिर्फ इसलिए। तो ये सिलेबस है, आई थिंक आपने भी नोट कर लिया होगा साथ साथ कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। एक्चुअली में क्या होता है, आप लास्ट में जाके पूछते हैं कि क्या हमें अब ऑप्शन में छोड़ना है, क्या करना है, तो पहले ही तो ये आपका सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग आज जो हम इनमें से कुछ नहीं करेंगे, सिलेबस का जो पार्ट है थोड़ा सा बेसिक करेंगे कि सिलेबस शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड है, वेक्टर्स आप पढ़ के आए हैं बीएससी के अंदर, तो उसी का रिकॉल करेंगे जस्ट हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला आपका कंसेप्ट रहता है कि आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी है, एनी क्वांटिटी, उससे रिलेटेड आप क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे फोर्स कितना लग रहा है, क्या वेलोसिटी है उस पार्टिकल की। हम फ्लूइड के अंदर पार्टिकल कंसीडर करके चलेंगे, छोटा सा पार्टिकल लेंगे बहुत ही स्मॉल साइज का। आप देखेंगे पूरी फ्लूइड में हमने स्मॉल साइज पार्टिकल पे ही बात करनी है, ठीक है। तो उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, क्या वेलोसिटी है, कितना उस पर फोर्स लग रहा है, मतलब जितनी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज थी जिनकी डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो,
ऐसे हमने कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने हैं उसकी क्वालिटीज में। ठीक है, देखने में तो स्ट्रेस स्ट्रेन ये भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो आपका है वो फोर्थ सेम में जाके ज्यादा आएगा, अभी इतना नहीं आएगा। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मोर देन वन डायरेक्शन रहती है उनको हम टेंसर बोलते हैं। अगर यहाँ पे जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनमें से किसी का मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है किसी के पास मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, किसी ने चूज किया? नहीं। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप टेंसर के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे कंपोनेंट जिसकी 3 डायरेक्शन नहीं होती, मोर देन ज्यादा निकलती है। जैसे अगर हम बात करें, एक वेक्टर होता है तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो डायरेक्शन रहती है हम उसको एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऐसे दिखा सकते हैं। कोई भी पॉइंट लेते हो अगर हम उसके ऊपर 3 डायरेक्शन में उसके जाते हुए हम कंपोनेंट निकालते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। लेकिन टेंसर में क्या होता है, वो आगे 3 में और फर्दर डिवाइड होते हैं, टोटल 9 कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं। तो ये सब आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जाएगा। वेक्टर में सिर्फ 3 कंपोनेंट आपको लिखने होते हैं। एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है आपके पास, पोजीशन वेक्टर अगर मैं उसका लिखूं, आर कैप से डिनोट कर सकती हूँ कि एक्स में वो कितना है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना है और जेड एक्सिस के अलोंग कितना है। से दिस इज माई 3D प्लेन, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई और ये जेड हाइट वाली। अगर मैं कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पे बना रही हूँ, से दिस इज एक्स वाई जेड, मतलब एक्स से तो ये, अगर इसको 2D में लेके जाऊँ तो यहाँ कहीं एक्स वाई पॉइंट बनेगा। तो एक्स से तो एक्स डिस्टेंस पे है, वाई से वाई डिस्टेंस पे है और जेड हाइट में ऊपर गया हुआ है, इतनी हाइट जेड पे वो ऊपर गया हुआ। ठीक है, तो एनी जर्नल पॉइंट अगर आप क्यूबॉइड में देखते हो या क्यूब में देखते हो या फिर अपने रूम में कोई पॉइंट अगर आप मेजर करना चाह रहे हो जहाँ बैठे हो 3D स्ट्रक्चर में, तो 3 डायमेंशनल से वो पॉइंट रिप्रेजेंट होता है, ये आप जानते हैं। तो उसी को जब हम इस फॉर्म में लिख देते हैं कि एक्स के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप से रिप्रेजेंट करके एक हम मिक्सचर बना देते हैं, उनका सम की फॉर्म में लिख दिया हमने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, तो ये एक आर कैप एक वेक्टर बन जाता है। कैप हम इसलिए लगा रहे हैं ऊपर क्योंकि एक वेक्टर है, ये वेक्टर की नोटेशन है, भूल के भी इस नोटेशन को मत भूल जाना। ठीक है, तो एक पोजीशन वेक्टर हो गया। इसको हम जब मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगी, ये आपका आर कैप डिस्टेंस है जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आर इसका डिस्टेंस होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन हम बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड आर है इसका। तो से अगर मैं वेलोसिटी कंपोनेंट को दिखाना चाह रही हूँ, मैंने पहले ही कहा है एक पॉइंट के साथ आप बहुत सारे कंपोनेंट जोड़ सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जोड़ सकते हैं। वो फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। आगे जाके हम डीप में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी कैसे निकलती है, क्या होती है, वो हमारा फर्स्ट सेक्शन का काम है। अभी सिर्फ हम जर्नल बता रहे हैं कि किसी भी एक नॉन जीरो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फ्लूइड में हम किस तरीके से करने वाले हैं रिप्रेजेंट किसी भी एक नॉन जीरो वेक्टर को। से मेरे पास एक नॉन जीरो वेक्टर क्यू है जिसके कंपोनेंट एक्स एक्सिस में यू है, वाई एक्सिस में वी है और जेड एक्सिस में डब्ल्यू है। वी कैन राइट इट एज यू वी डब्ल्यू। कोई भी मैंने एक नॉन जीरो वेक्टर लिया है, ये नॉन जीरो वेक्टर, तो यहाँ पे अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा, अगर यस एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर दी रूट। क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो बाहर हटा दो, क्यू की वैल्यू ही आ गई। और अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू बार, मतलब इसी को मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय क्यू कैप। ठीक है, क्यू कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, दैट इज वो वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर होता क्या है, किसी को पता है यूनिट वेक्टर हम किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड जर्नली 1 होता है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड किया, ऑल ओवर मैग्नीट्यूड, तो ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड भी चलेगा, नीचे मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड करोगे, रहना तो वही है, तो कट के कितना आ गया 1। तो यूनिट वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, और हमेशा यूनिट वेक्टर कोई ना कोई डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तो हमने ये निकाला यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू बार की डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट वेक्टर के जो हमारे पास डायरेक्शन को साइंस थे वो हम कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा भी ले लेते हैं। यहाँ पे इतना यूज नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए। ठीक है, फ्लूइड में आपकी फ्लूइड में इसका इतना यूज नहीं है।
डॉट प्रोडक्ट आप कैसे डिफाइन करते थे? अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं? ए डॉट बी अगर निकालना है, से ए इज द वेक्टर, आपका कोई भी वेक्टर है, एनी वेक्टर, और बी भी एनी वेक्टर है, अभी लिखते हैं, तो ए डॉट बी क्या आता था आपका? क्या डेफिनेशन थी वेक्टर की बुक में? ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर हैं, से दिस इज ए, दिस इज बी वेक्टर, इन दोनों की आप डॉट प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और जो इनके बीच का एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल, इनके बीच में एंगल तो ये वाला भी बन रहा है, लेकिन आपको एक्यूट एंगल लेना जो 90 से लेस वाला है, उस पर क्या लगा देना? कोस। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी डॉट प्रोडक्ट की। और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या आती है आपके पास? ए बी साइन थीटा आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में। एंगल वही सेम है, थीटा जो इनके बीच में ही बन रहा है। और इनटू में हम क्रॉस प्रोडक्ट में एन कैप भी लेते हैं, यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में है इसका, जो हमारे पास किस तरीके से कहेंगे हम, जो ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, उस प्लेन के नॉर्मल जो आप वेक्टर निकाल रहे हैं, इस प्लेन के नॉर्मल जो भी वेक्टर निकलेगा एन कैप, उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मल मतलब वो स्ट्रेट खड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं 2D में दिखा रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे लाइन लगा दिया, इसी के जो बाहर की तरफ निकल रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शायद आपको ध्यान ना हो इसीलिए मैं रिकॉल करा रही हूँ, सिर्फ रिकॉल कराया जा रहा है आपको। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट आपकी अगर जीरो बन जाए तो कब जीरो बनती थी? ये कब जीरो आ सकती है, बता सकते हो? दो नॉन जीरो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई अगर, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोस थीटा जीरो था। और कोस थीटा जीरो कब होता है? के नॉन जीरो वेक्टर्स की, तो वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे खड़े हुए हैं, श्योरिटी की बात है, परपेंडिकुलर है वो वेक्टर आपस में, अगर किसी की डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए। और किसी की अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रही है तो साइन जीरो, तो अगर ये पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगी। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो ऑब्वियसली ये क्या है? पैरेलल है। नॉन जीरो की बात कर रही हूँ, अगर जीरो होंगे तो पहले ही जीरो आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका इसके अंदर आता था, थोड़ा सा मैं एक बार क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम इस तरीके से निकाले चेंज करके, तो ये इसका नेगेटिव आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में नेगेटिव के साइन का फर्क आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट तो सेम रहती है, चाहे आप ए डॉट बी निकालो चाहे आप बी डॉट ए निकालो, वो सेम रहेगी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आगे नेगेटिव का साइन आ जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका इसके अंदर टर्म आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब तीन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं आपके पास, उनकी अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी है, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी कह लो, या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी के साथ, मतलब एक क्रॉस एक डॉट लगाना है, जैसे भी लगा हुआ। और कैसे लगा रहे हो? देखो हमने अभी भी पढ़ा है, दो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, दो क्रॉस प्रोडक्ट की जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर आता है, या क्या आता है? वेक्टर ही आता है ना? वेक्टर ही आता है मैम। हाँ, एन कैप करके हमने लिखा है। थोड़ा सा मैं या फिर इसको डीप में अगर आपको कंपोनेंट वाइज भी बताऊं, अभी जो हमने ए डॉट बी निकाला है, से आपका ए वेक्टर है A1 आई कैप। किसी भी वेक्टर को हम तीन डायरेक्शन के अलॉन्ग लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हमने यही आपको सिखाया है इस पूरे लेक्चर में। ये बात कभी मत भूलना, अगर मैं किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट लेके लिख देती हूँ तो कभी कंफ्यूज मत होना। ए वेक्टर मतलब उसका एक्स के अलॉन्ग कुछ है मैग्नीट्यूड, वाई के अलॉन्ग भी और जेड के अलॉन्ग भी उसका कुछ मैग्नीट्यूड है, तीनों डायरेक्शन ब्रेक। अब यहाँ से अगर हम ए डॉट बी निकालें, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा हम कर रहे थे, अब यहाँ पे डेफिनेशन कंपोनेंट वाइज भी हम लिख सकते हैं। कार्टेशियन में ले गए अब हम इसको, कार्टेशियन में कैसे बन जाएगी? एक्चुअली हमें A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप A3 के कैप की डॉट प्रोडक्ट करनी है, B1 आई कैप B2 जे कैप और B3 के कैप के साथ करनी है। तो आई के साथ होएगी तो 1 आता है। ये वाला वेक्टर ट्रेंड पता है ना आपको, कि आई ये जे और ये के से खुद के साथ करे तो आते हैं 1 डॉट प्रोडक्ट में। जितने भी आप आई डॉट आई करोगे वो 1, जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1 आता है। लेकिन जब आप डिफरेंट लेते हो डॉट प्रोडक्ट में, वो क्या बनता है? 0 बनता है। डिफरेंट अगर आप लोगे, ऐसा क्यों हो रहा है? डेफिनेशन लगाओ। आई डॉट आई करूंगी मैं, इसका मीनिंग क्या है आपका? डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलती है? आई का मैग्नीट्यूड
आई का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ जो इनके बीच में एंगल है, दोनों सेम ही है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। cos 0 हो गया 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं आपके आई जे के, तो ये भी 1 ये भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी, तो आंसर आ गया 1। लेकिन जब हम डिफरेंट लेते हैं तो यहाँ जे आएगा और आई जे के बीच में एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन को, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन। आई कैप क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही ये बैठे। ये इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होता है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस होता है। तो ऑब्वियसली जो एक्स वाई जेड आपस में एंगल बनाते हैं वही एंगल आई जे के बनाएंगे। तो आई और जे के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। cos 90 0, तो आंसर आ जाता है 0। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट अलग अलग की करते हैं तो आंसर आता है आपका 0, और सेम की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। लेकिन अगर यही चीज मैं क्रॉस प्रोडक्ट पे लेके जाऊं, यहाँ क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन ऑफ थीटा। अब साइन कितना लूंगे, 90 लूंगे, दोनों अलग अलग में 90 डिग्री एंगल आई और जे में। ये हो गया 1, ये 1 ये 1, तो इसमें क्या होगा आपका, और सॉरी इनटू में एन कैप भी आता है ना, एन कैप रह गया आपका। अब बताओ एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमने कौन सा कहा था, जो इसकी प्लेन के नॉर्मल निकले। तो आई जे प्लेन के जो मिला के नॉर्मल होगा वो कौन सा होगा, जो आई के भी नॉर्मल और जे के भी, के वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा, के। इसलिए यहाँ पे क्या आता है, के आता है। और आउटवर्ड नॉर्मल लेने इसलिए मैंने पॉजिटिव वाला लिया। ये आप थंब रूल से भी करते थे अगर कुछ याद हो तो, आई और जे की तरफ से जब आप थंब रखेंगे तो ऊपर की तरफ थंब निकलेगा के की तरफ, लेकिन अगर आप थंब जे से आई की तरफ आ रहे हैं तो नीचे की तरफ थंब जाएगा माइनस के की तरफ। तो अगर मैं यहाँ से जे क्रॉस आई निकालूंगी तो वहां पे माइनस के आने वाले हैं। जे का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड, और जे और आई के बीच में साइन 90 डिग्री, और इसके यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो माइनस के आएगी, क्योंकि आपको जे से आई की तरफ आने तो के आप अपोजिट साइड पे चल पड़े अंदर की तरफ, तो उसको आउटवर्ड बनाने के लिए नेगेटिव ऑफ के लेना पड़ेगा। तो ये 1 ये 1 ये 1 या माइनस के, तो जे इंटू आई आता है माइनस के। तभी मैंने ये सर्कल बनाया था क्रॉस प्रोडक्ट का, आई जे के। जब आप सर्कल पे सीधे सीधे चलेंगे, आई क्रॉस जे आता है आपके पास के क्रॉस आई आता है आपके पास जे, लेकिन आज जैसे ही आप उल्टा मुड़े जे क्रॉस आई गए तो नेगेटिव ऑफ आपको के लिखना पड़ेगा उल्टा मुड़ के, ठीक है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा भी शफल करेंगे अपनी पोजीशन को, वैसे ही उल्टा आंसर आने लग जाएगा, ठीक है। आई क्रॉस जे तो के आता था, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के बन जाएगा। तो इस वाले सर्कल के अकॉर्डिंग आप सबका आंसर बता सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। और सेम सेम की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा बताओ, 0। साइन ऑफ 0 आते ही, अब कुछ भी हो मैग्नीट्यूड में ये तो 0 ही आ रहा है। तो थोड़ा सा चेंज रूल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस रूल को। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम डॉट प्रोडक्ट मेनली देखना चाह रहे थे। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में आई की 1 आती है तो A1 B1 आ जाएगा। आई की बाकी सबके साथ जे और के साथ 0 बनेगी तो ये लिखेंगे ही नहीं। फिर जे पे जाएंगे सिर्फ A2 B2 और लास्ट के वाला A3 B3। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, सिंपली आपको कंपोनेंट से कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है और उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आती है। अगर मैं ध्यान से देखा तो सिंपल एक सिंगल आंसर आ रहा है बिना किसी डायरेक्शन के, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आती है, स्केलर आती है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, ए क्रॉस बी ले रहे हैं मान लीजिए, ए क्रॉस बी, तो ए के आपने क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको चलो थोड़ा सा डीप में लिखते हैं, वैसे ही जैसे लिख रहे थे। वैसे आप ये सब करके आए हुए हैं, फिर भी किसी का अगर हो सकता है फिजिक्स में इंटरेस्ट उस टाइम कम रहा हो, अब तो बनाना ही पड़ेगा, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे मैंने अभी बताया था, आई की आई के साथ नहीं होगी, आई क्रॉस आई 0 आने वाला है, आई की होगी तो जे और के के साथ। तो A1 B2 आ सकता है और इसमें आएगा आई क्रॉस जे प्लस यहाँ आएगा A1 B3 किसके साथ आएगा, आई क्रॉस के साथ आएगा, ठीक है। ऐसे अगला लिखोगे अगर आप, प्लस जे वाला इन दोनों के साथ जाएगा, A2 B1 जे क्रॉस आई, इसकी और इसकी हो गई। ऐसे A2 जे की B3 के साथ, A2 B3
जे क्रॉस के आ जाएगा। और ऐसे अगर आप थर्ड वाला यहाँ पे निकालेंगे A3 के की B1 I के साथ A3 B1 के क्रॉस I, और लास्ट वाला A3 B2 के क्रॉस J। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए भी हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, लेकिन ये I क्रॉस J J क्रॉस I है। तो यहाँ I क्रॉस J ही बनाने के लिए मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा, इसके जैसा ही बन जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है ना। आई क्रॉस जे क्रॉस प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं क्या बनता है, आई क्रॉस जे के मैम। ये मैम। के, मतलब ये के का कंपोनेंट आना चाहिए। तो ध्यान से देखना, मैंने ये आई लिखा, ये जे लिखा, ये के लिखा। के कंपोनेंट में आपको चाहिए A1 B2 माइनस A2 B1। वह डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ कि के वाला आएगा जब मैं A1 B2 माइनस B1 A2 का डिटर्मिनेंट फॉर्म से मैं चेक कर सकती हूँ। ऐसे आई क्रॉस के आपका क्या होता है, जे की तरफ जा सकते हैं, माइनस जे, यस माइनस जे, क्योंकि के क्रॉस आई जे बनता है। अब यहाँ देते हैं, यहाँ के होता है, यहाँ आई और यहाँ जे, तो के क्रॉस आई जे की तरफ आएगा अप्रोच करता हुआ, ठीक है ना। तो आई क्रॉस जे कितना हो गया, माइनस के, तो ये नेगेटिव में आना चाहिए, माइनस A1 B3। तो ये A1 और यहाँ B3 लिखते हैं, जे को हटाना है, और B1 के साथ कौन चल रहा है आपका यहाँ पे A3। जे क्रॉस के क्रॉस जे, के क्रॉस आई, इस सबको वेरीफाई करके देखना आपका यही आया होगा। तो जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी होती है, सिंपली आई जे के लिखो, यहाँ A1 A2 A3 लिखो, यहाँ सेकंड का कंपोनेंट लिखो, कर डालो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व, सेम ही आंसर आएगा। वेरीफाई करके देखना जो आपका ऊपर आंसर आया है वही आंसर ये है। आई के साथ आपका A2 B3 आया होगा, और के सॉरी आई के साथ A2 B3 माइनस A3 B2 आया होगा, देखना करके यही सेम आया होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर के साथ अगर कंपोनेंट दे रखे हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से आसान रहेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आई जे के है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप दो वेक्टर की कर रहे हैं तो वेक्टर ही तो आ रहा आंसर, आई में ही आया है, जे कैप में आएगा और फिर के में। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर रहती है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज क्या रहती है आपकी, स्केलर। दो वेक्टर की, बिल्कुल दो वेक्टर की, ये तो वेक्टर ही आने वाली है, ये खुद अपने आप में एक वेक्टर दे रखा है। तो वेक्टर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, स्केलर। तभी हमने इसको नाम दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन प्रोडक्ट में ले रहे हैं लेकिन आंसर क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, तो नाम से ही जस्टिफाइड है, दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC, एक सीधा बड़ी ब्रैकेट डाल के, और जहां पे मैं नहीं लगा रही हूँ आपने लगाना है वेक्टर, अगर वेक्टर है तो वेक्टर लगाओगे। इसके अंदर सेम तरीके से चलेंगे, अगर ऑर्डर मेंटेन है तो ये सेम रहेगा, मतलब अगर मैं इसी वाइज चल रही हूँ, ABC लिख लो, इस पे ABC, BCA लिखूंगी तो भी सेम है, CAB लिखूंगी तो भी सेम है। लेकिन जैसे मैंने एक की पोजीशन शफल की इसके अंदर, मान लो B पहले लिख लिया, A बाद में, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव का फर्क आएगा। तो सेम तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पकड़ लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ो, आंसर सेम रहेगा। अगर आपने एक भी शफल बीच में से उल्टा लिख दिया, C के बाद आप B पे गए और फिर A पे आए हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका उल्टा चलना हो गया, CBA, ये अलग हो गया, CAB पे आना था आपको सीधा चलते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो जब भी आप ऑर्डर को ब्रेक करोगे नेगेटिव साइन आएगा आपके आगे। इसको, ये तो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया है, यहाँ से हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कर सकते थे, कि हम तीनों की क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C, क्या आंसर आएगा, वेक्टर आएगा ना। यस मैम। ये वेक्टर और फिर इन्हीं की भी क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर ही आएगी। तो इसको नाम देते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। पर ये ओपन कैसे होगा, A क्रॉस B क्रॉस C है ना, तो ओपन करने के लिए एक बहुत छोटी सी टेक्निक है इसके अंदर, कि पहले आपको पीछे वाले दोनों लिखने हैं, A डॉट C, डॉट प्रोडक्ट करनी है, B को बाहर रखना है। तो ये डॉट प्रोडक्ट होते ही एक क्या बन जाएगा, बताओ, स्केलर। स्केलर, लेकिन बाहर कौन बैठा है, वेक्टर।
तो वेक्टर से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता ऑल ओवर? वेक्टर। वेक्टर ही रहेगा। अगर मैं ये कहूँ 2 से मल्टीप्लाई करो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को, तो बस 2 से सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई जे के तो रहेगा ही रहेगा ना, तो वेक्टर ही रहेगा। करना क्या है, पहले ए डॉट सी करना है, बी को बाहर रख देना है, फिर ए डॉट बी करना है, सी को बाहर रख देना है, माइनस ए डॉट बी सी को बाहर, ये भी वेक्टर है। वेक्टर में से वेक्टर को माइनस करोगे, फाइनल आंसर क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा, जो हमें चाहिए था। थोड़ा सा ध्यान देना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 टर्म्स का डिफरेंस है आपके पास, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये तो हमने बेसिक पढ़ा आज, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कल हम इसके अंदर जो इसका वेक्टर कैलकुलस का नेक्स्ट चैप्टर्स रहते थे, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, इनके बारे में पढ़ने वाले, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद एक लास्ट चैप्टर आपका वेक्टर कैलकुलस में ही रहता था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। इनको पढ़ते हुए फिर हम आगे का काम करेंगे, अपने फर्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करेंगे।